बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो ताख़ीर के लिए माज़रत, और हमारा जो शो जो 10 बजे शुरू होना था, उसको शुरू होते-होते तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है उसकी ताख़ीर हो गई। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब का जो आज का ख़िताब था, जो कि बहुत ही अहम ख़िताब था, और आज आप लोगों ने खान साहब को देखा। खान साहब ने बड़ी तफ़सील में गुफ्तगू की और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ऑन लीगल अफेयर्स हैं, शेर अफ़ज़ल खान मरवत साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, सर। शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो मरवत साहब माज़रत के फॉर द ताख़ीर, लेकिन मैं अभी खान साहब की स्पीच भी मैं सुनी होगी, तो मैं पहला ही सवाल जो है ना बड़ा मैं आई एम गोना शूट एट यू, और ये सवाल ज़रा आप इसको प्रोसेस करें थोड़ा। शेर अफ़ज़ल साहब, खान साहब कहते हैं कि मुझ पर एक गद्दारी का मुकदमा इस बात पर है क्योंकि मैंने डर्टी हैरी कहा, और डर्टी हैरी कहने पर मुझ पर जो है गद्दारी का मुकदमा किया गया। मुझ पर इस बात पर मुकदमा किया गया है क्योंकि मैंने ये कहा कि मेरे पर जो कातलाना हमला हुआ था उसमें मैं एक जनरल फैसल नसीर जो है मैं उसको नामजद करता हूं, और वो एफआईआर नहीं कटवाई। खान साहब का मजीद ये कहना था कि क्या हम कोई कमी है, क्या हमारी हैसियत नहीं है, कि इन पर कोई किसी कानून का इतलाक नहीं होता, या ये कानून से बालातर है। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, क्या ये वाकई कानून से बालातर है? क्या वाकई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जहां पर कोई एफआईआर जो है आप किसी के खिलाफ कटवा सकते हैं, किसी के खिलाफ नहीं? कानून इसके बारे में क्या कहता है? मुझे कानूनी राय चाहिए। जी, खान साहब का बाइसियत मजरूह होके इस हमले के नतीजे में जख्मी हो जाना उसको ये हक देता था कानूनन कि वो जिस पे भी दावेदारी करना चाहता उसकी एफआईआर कटवा सकता था। लेकिन अपनी दौरे हुकूमत में खान साहब का एफआईआर का न काटा जाना इस चीज की वाज़ेह निशानदेही करता है कि जो मुल्जिमान हैं वो कानून से बालातर थे, तभी उनके नाम जो हैं एफआईआर में ना आ सके। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर कानून में ये रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है कि जिन लोगों ने खान साहब पे अटैक किया है उनके हवाले से हमारे पास मुतबादिल रेमेडी ये है कि हम उनके खिलाफ मुतअल्लिका अदालत जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये वजीराबाद में वकूफ पजीर हुआ है, उसमें हम जिन जिन लोगों पे दावा करना चाहें उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दफा 200 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ले आए। मैंने पहली भी स्पेसिस में ये बात कही थी कि जहां जहां पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई के वर्कर्स जो हैं कत्ल हुए हैं 9 मई के वाकयात में, तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की है हुकाम ने। और हमारे पास ये मुतबादिल रेमेडी है कि हम इन तमाम लोगों पे जो है एफआईआर जो है दर्ज कराएं, एफआईआर नहीं इस्तिगासे दर्ज कराएं। और ये इक्वली एक एफिकेशियस रेमेडी है जिसमें इन लोगों ने अदालतों में हाजिर होना होता है, अदालत उनको बतौर मुल्जिम ट्रीट करती है। एक चीज यहाँ पे मैं वादे कर दूं, खान साहब को जब उन्होंने 9 मई को हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अयाते से गिरफ्तार किया और बाद में यह साबित हुआ कि जो गिरफ्तारी थी वो अगवा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर कानूनी गिरफ्तारी पे अपनी मोहर सबत कर दी, जिसके नतीजे में ये 9 मई के वाकयात अक्रॉस द कंट्री हुए। वो उस जुर्म के लिए भी हम जिन लोगों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है हम रजू कर रहे हैं अदालतों से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है जो कैसे एफआईआर, यही तो सवाल है, एफआईआर कैसे दर्ज होगी जब अगर कातिलाना हमला किसी पर होता है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तो इस पर कैसे दर्ज होगी जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो गिरफ्तारी है? देखें, पहले कानून ये था 2017 से पहले कि एक ही वकूए की 2, 3, 4, 5 एफआईआर हो सकती थी। मैं आपको याद दिला दूं, मीर मुर्तजा भुट्टो की जब पुलिस के हाथों उनका मर्डर हुआ, उसके साथ उनके साथी भी थे जो मर्डर हुए थे, एक जतुई साहब थे, तो उस वकूए की पुलिस ने अपने वर्जन से एक एफआईआर दर्ज कर दी। जिस तरह खान साहब पे अटैक की एजेंसियों के प्रेशर के तहत आके मुतल्लिका पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो जतुई की वाइफ गई और इसी तरह मीर मुर्तजा भुट्टो की वाइफ सिंध हाई कोर्ट गई। हतमी नतीजा ये निकला कि गिनवा भुट्टो की अपनी एफआईआर दर्ज हुई, जतुई साहब की बेवा की अपनी एफआईआर दर्ज हुई,
اور ایک ASP تھے, اس کے ورژن کی اپنی FIR درج ہوئی. یہ پاکستان میں قانون تھا, ایک ہی وقوعے کے کئی FIR ہو سکتے تھے, لیکن 2017 میں انفارچونیٹلی ایک لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اب ایک FIR ہوگی اور جو بھی ورژن ہوگا, کوئی بھی دوسرا ورژن, وہ اسی FIR میں ریکارڈ کیا جائے گا. تو لہٰذا اب FIR تو نہیں ہو سکتی ہے یہ ایسی صورتحال میں. ہاں البتہ اگر کسی وقوعے کی سرے سے FIR ہی نہیں ہوئی ہو, جس طرح کے خان صاحب کے اغوا کا جو وقوعہ ہے اس کی ابھی تک FIR نہیں ہوئی ہے, تو لہٰذا اب اس کی FIR ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ہم رجوع کر رہے ہیں مجاز عدالت سے. میں آپ کو مثال دوں, اسلام آباد کے IG اور پولیس حکام جو ہیں شہریار افریدی کے چچا کے گھر پہ F7 جیسے پوش علاقے میں انہوں نے میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پر میرا سوال جو ہے نا, میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جس طرح جو آپ نے یہ بات کی, تھوڑی سی یہاں پر کنفیوژن ہے. میں اس پر تھوڑا سا ٹائم اس لیے لینا چاہوں گا کیونکہ آج خان صاحب نے اس کے اوپر زیادہ بات کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تھوڑا سا ٹائم لیں کہ اگر آپ کسی پر غداری, کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں, کسی کو اس پر اس طرح کے مقدمات کر دیتے ہیں, اس کو دہشت گرد کرا دیتے ہیں صرف اس بات پر کیونکہ آپ کسی مخصوص شخص کے اوپر جو ہے وہ FIR کروانا چاہتے ہیں. میرا صرف سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو FIR درج کروائی گئی قتل کی, وہ تو پولیس نے اپنی مدیت میں درج کروائی, تو وہ FIR کیسے کاؤنٹ ہوگی جس کا آپ وہ ذکر کریں؟ کیا جو پولیس نے اپنے مدیت میں درج کرائی, کیا وہ FIR کاؤنٹ ہو جائے گی؟ بس اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے دیں تاکہ ہم آگے چلیں. جی, جب جو بھی ورژن ہوگا غلط ہے یا درست ہے, لیکن ایک دفعہ پولیس نے اس کو درج کر دیا تو وہی FIR کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی شہریار افریدی کے بارے میں بات کی. شہریار افریدی کے بھائی کا انتقال ہوا, ان کو پرول پر نہیں چھوڑا گیا. ان کی بہن کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے بھائی کے بھی اور ان کی بہن کے بھی. ان کو ڈیتھ سیل میں اس وقت رکھا گیا ہے, اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبانی ذرا بتائیے. اور آخر کون سا ایسا قانون ہے جو پرول پر ان کو باہر نہیں جانے دیا کہ جنازے کی جو وہ ادائیگی ہے وہ بھی وہ کر سکے؟ پیرول کا لا ہے ایسے ہی ایمرجنٹ حالات کے لیے کہ اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے, قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ جیل میں نظر بند ہیں, تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا حتیٰ کہ 72 گھنٹوں تک ان کی پیرول پہ رہائی کا آرڈر کر سکتا ہے. جب ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, ہم نے چونکہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں وہ نظر بند ہیں, تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راولپنڈی سے ہم نے رجوع کیا, ان کو پٹیشن دی, لیکن اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ جی میں جو حکام ہیں یا جو ایجنسیز ہیں ان سے میں مجبور ہوں, تو انہوں نے الاؤ نہیں کی. شہریار افریدی کے ساتھ اور بھی بڑے مظالم جیل میں انہوں نے کیے, ڈیتھ سیل میں رکھا, ہیلتھ کی ایکسیس اس کو نہیں دی, متعدد پرچے کیے, ایک 3 MPO ختم ہوتا تھا, دوسرا ہوتا تھا. پھر ابھی جب ان کی بہن کا انتقال ہوا تو جب رجوع کیا تو انہوں نے درخواست تک لینے سے انکار کر دیا. اور وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سول سرونٹس ہیں, ڈپٹی کمشنر, پولیس IGs, DSPs, SPs, DIGs, یہ سارے ہرکارے بنے ہوئے ہیں. کوئی اس ایک وہ انسانیت کی رمق بھی اب ان لوگوں میں نہیں ہے. ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جو بہن یا بھائی کے جنازے میں شرکت کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں. انسانیت سے یہ چیزیں بالا ہیں, اخلاقیات اور انسانی حقوق. میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں اندازہ ہونا چاہیے خصوصاً PTI کے لوگوں کو کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے وہ تمام چیزوں سے آ رہی ہیں. شاید اگر میں یہ بھی کہوں کہ انسانیت تو چھوڑیں, اگر درندگی جو ہے وہ بھی اس سے کئی کم ہوگی جو آج کل انہوں نے سلوک روا رکھا ہوا ہے PTI کی قیادت کے ساتھ, PTI کے ورکرز کے ساتھ. بہت ساری باتیں ہیں بتانے کو کہ کیا کیا یہ کر رہے ہیں, اور کون کون سی ایجنسیاں جو ہیں آج کل PTI کے ورکرز لیڈرز کو توڑنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس پہ تفصیل سے بات کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بات کریں, میں ضرور یہ چاہتا ہوں. بالکل. KP میں انٹیلیجنس بیورو نے جو ہے اب فرائض انجام دینا شروع کیے ہیں. IB جو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا پاکستان بننے کے بعد سے آج تک. بیورو کا یہ رول ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کریں, چادر چاردیواری کا. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے شیر افضل صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. فرسٹ ٹائم KP میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی کوئی 10-12 دنوں سے. اس سے پہلے پولیس جو ہے لگی ہوئی تھی, پرچے یکے بعد دیگرے درج کر رہے تھے.
3 MPO का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद जो है एक्साइज वाले आगे कूद पड़े। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। लोगों की गाड़ियां उठानी शुरू कर दी, बदनाम करना शुरू किया, घरों में घुसना तो एक आम सी बात थी। केपी में ये चीजें पहली दफा हम देख रहे हैं। वहाँ की पुलिस की लोग बड़ी इज्जत और तकरीम करते थे क्योंकि पुलिस की बड़ी कुर्बानियां थी। जब से मौजूदा आईजी साहब आए हैं, उन्होंने जनाब अली इस फीसद का साथ है। अब ये तमाम जब इनके तमाम केसेस में जब बेल जब हो गई, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, जरा आईबी से इसको रिपीट कीजिए बात को, क्योंकि शायद आपकी कॉल आ गई थी बीच में। जब आईजी आए हैं तो उस वक्त से केपी में फिस्तैयत का बाजार जो है कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ है। केपी में यके बाद दीगरे अच्छे आईजी गुजरे हैं, लेकिन ये साहब जो हैं ये लोगों के घरों में पुलिस को अंदर ले जाने जो आजकल ये कर रहे हैं, ये इसका आर्किटेक्ट है। जब पुलिस के भी तमाम कारतूस चल गए, पर्चे खत्म हो गए और अदालतों ने रिलीफ दे दिए, तो इन्होंने आईबी को मैदान में उतारा है। अब आजकल आईबी लोगों के फोन टेप कर रही है, लोगों की लोकेशन ट्रेस कर रही है, लोगों के कारोबार जो है बिजनेस कंसर्न यानी बिजनेस इंटरेस्ट, तमाम जिली जो सदूर हैं, तमाम रीजन्स के जो सदूर हैं, जितने ऑफिस बियरर्स हैं, सूबाई सदर अली अमीन खान के घर की बिजली कटी हुई है। यानी कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम कौन सा वो वहशियाना बंद कर सकें। और ये सब कुछ जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा जो रीजन में चीफ हैं उसके अहकामात के तहत हो रहा है। जो DGIB हैं वो उसने इन तमाम गैर कानूनी अहकामात की तामील करने के अहकाम दिए हुए हैं। और लोग जो है, चूंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक एजेंसी है, लोग डरते हैं इनका नाम सुन के, तो वो उस खौफ और डर की फिजा को मजीद जो है फैलाने में तमाम सरकारी इदारों से कभी इम्कान ये है कि जब ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा तो ये पटवारियों को भी उतारेंगे। और इसके अलावा जो रेस है, जो सरकारी इदारे हैं, मैं आपको बता दूं असद कैसर साहब के कॉलेज स्कूल्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। इन्होंने हम जो मेरा होम टाउन है लकी मरवत, वहां की जिली सदर है जोर मोहम्मद खान, उसके दाल मिल है उसको बंद किया हुआ है। तमाम PTI के जितने ओहदेदार हैं, किसी की मिल्स हैं, किसी के शोरूम्स हैं, किसी की गाड़ियों का कारोबार है, किसी की दुकान है, सब बंद है और गैर कानूनी तौर पर बंद हैं। हम जो है अदालतों से हमने रजू किया हुआ है, लेकिन आजकल ये कार्रवाइयां कारोबारों पे हाथ डालना और इसके अलावा दूसरी कार्रवाई, अगर लीडर जो है वो अंडरग्राउंड है तो उसके बाइक को उठा लेते इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले और फिर उसको अपने बेजा में रखते हैं। लोग हफ्तों से जो है इनकी तहवील में है, अपने डंजन में इन्होंने रखा हुआ है। और आईबी का ये रुख, ये चेहरा, ये शनाख्त हम पहली दफा देख रहे हैं। तो इसमें अदालतों का क्या किरदार है मरवत साहब? आखिर अदालतें भी तो कोई किरदार अदा करें कि अदालतें इस पर खामोश तमाशाई, या मतलब किस तरह से ये ऐसे हो सकता है? जितनी भी FIRs कट रही हैं, जितनी भी ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्या झूठी FIR कटवाने पर जिन्होंने भी, जिस किसी ने भी झूठी FIR कटवाई है, क्या इस पर कोई इकदाम हो सकता है? कानून इसके बारे में क्या कहता है? और दूसरा ये कि अदालतें अपना उस तरह से फैसले क्यों नहीं दे पा रही हैं? जी, अदालतें उस तरह से फैसले नहीं दे पा रही है। अगर अदालतें बिलखसूस हाई कोर्ट जो हैं अव्वल रोज से कानून के मुताबिक फैसले देते और अपने फैसलों पे अमल दरामद कराते, तो ये मुल्क में हालात कभी भी इस नहज पे न पहुंचते। अदालतों को नजर आ रहा है कि ये फिसाइयत जो है वो पूरे पाकिस्तान में बर्पा है, इनके अहकामात की पामाली हो रही है। अली मोहम्मद खान 8 दफा जो है बेल आउट हुआ और फिर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तवीन अदालत है। क्या आप कहते हैं आप छोड़ेंगे, हम फिर पकड़ेंगे, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि गालिबन अदालतें जो हैं वो जिस तरीके से हमारी तवक्कुआत थी कानून के मुताबिक, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के हवाले से जो अवाम पाकिस्तान की तवक्कुआत थी, कतईन उन पे पूरा नहीं उतरे हैं। और एक बुनियादी जिम्मेदारान में से अदालतें भी जिम्मेदार हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त न कर सके जब इसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत थी। तो ये लोगों को अब से बेजा में रखना, बार बार पकड़ना, कारोबार बंद रखना। हम जाते हैं ना अदालतों में, क्या होता है जी,
अमूमन तो हमें इंटरिम रिलीफ इब्तिदा में नहीं देते हैं, बाद औकात अच्छे जज साहिबान दे भी दे देते हैं, बाद अच्छे जज साहिबान नहीं दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम नोटिस करते हैं, नोटिस जो है वो 7-8 दिन का होता है, 7-8 दिन बाद जो है उस बेचारे के लिए कोई दूसरी तकलीफ पैदा कर लेते हैं। तो लिहाजा ये सिलसिला है, पुलिस से जान छूटती है तो डीसी आगे आ जाता है, डीसी से जान छूटती है एक्साइज वाले, एक्साइज से जान छूटती है तो एंटी करप्शन वाले, एंटी करप्शन से जान छूटी तो आईबी आ गए, अब आगे भी, और इसके अलावा सबके ऊपर महकमा ज़राअत का हाथ है। और ये सारे जो बने हुए हैं इनके स्टूजेस, ये उन्हीं के तहत बने हुए हैं। अभी शायद इन्होंने और भी बड़े तरकश अपने तरकश में तीर रखे होंगे। पीटीआई के लोग से बात याद आई कि एक बहुत बात मशहूर हुई, बल्कि आपने उस पर वीडियो भी बनाई, कि आपका एक जज साहब से कोई मुकालमा हुआ था, तो उस जज साहब के साथ आपका क्या, फिर लोगों ने उनकी फेसबुक और उनकी बाकी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा शेयर करना शुरू कर दी कि वो तो मतलब किसी मखसूस पार्टी के वो हैं भी, और बड़ी गंदी गंदी किस्म की, मतलब बड़ी नीच किस्म की पोस्ट जो है वो उन्होंने की। तो ऐसे जो जज साहब, पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन जज साहिबान के साथ अगर आप ब्रीफली बता दें कि उनके साथ क्या आपका मुकालमा हुआ, लोग जानना चाहेंगे एक बार फिर। और इसके अलावा ये कि अगर कोई जज इस तरह से अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बाकायदा तौर पर किसी का मतलब वो जानबदारी का मुजाहिरा कर रहा हो, तो उसके खिलाफ कानून क्या कहता है, वो कैसे किसी का केस सुन सकता है फिर? जी, जज साहब के साथ मुकालमा मेरा उस रोज ये हुआ था कि जज साहब जो हैं, जब से ये केस जो है उनको दिया गया है, तो तब से इनका रवैया जो है वो बहुत ही मुआंदाना, बहुत ही तुर्श और बहुत ही चाबकदस्तगी का है। वो इस मुकदमे को हर हालत में दिनों में खत्म करना चाहते हैं। तो पहले हमने इनके खिलाफ एक दरखास्त दी थी कि जी इन पे हमें एतमाद नहीं है। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की और साथ में अपील के दोनों को यकजा करके समाअत की, और अपील जो है पार्टी अलाउ की, मुकदमा फिर उसी जज साहब को भेज दिया। जब मुकदमा इनके पास दोबारा आया तो इसने फिर जो है तान लिया कि जी मैंने मुकदमा जो है वो हफ्ते के अंदर खत्म करना है। तो हमारी जो लीगल टीम थी इनके रवैये से बड़े परेशान थे। तो उस दिन मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने जो है तारीख कल की रखनी चाहिए, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि जी इसमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों मुकदमात हैं, इससे काफी सीरियस 302 के हैं, मर्डर के हैं, डकैतियों के हैं, रेप के हैं, आप उनमें तो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो जज साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई मुखालिफाना अल्फाज उसकी समाअत पे आए। तो उन्होंने जो है मुझे इनडिसेंटली मुझे कहा कि जी लगता ही है कि आपको इसके लिए लाया गया है, यानी ये कहने का मतलब ये था कि शायद मुझे उसको प्रेशराइज करने के लिए, जबकि मैं तोशाखाना केस में बहुत पहले से वकील हूं, जब ये केस इस जज साहब को तफवीज भी नहीं हुआ था। इस पर मैंने उन्हें कहा जी कि जो आपका रवैया है, जो आप कर रहे हैं, वो इस चीज की अक्कासी करती है कि आपको इस केस के लिए लाया गया है, जिसपे हमारे दरमियान जरा ये अल्फाज हार्ट वर्ड्स जो हैं इनका एक्सचेंज हुआ। हमें उस वक्त इल्म नहीं था कि जज साहब की टाइम लाइन पे या फेसबुक या ट्विटर पे जो है वो पीटीआई के चेयरमैन की तस्दीक का मेज उन्होंने पोस्ट किए हैं या ट्वीट्स किए हैं। ये चीजें अगले दिन मंजर-ए-आम पे आई, और जब हमने इनको वेरीफाई किया तमाम चीजें, तो तब पता चला कि जी ये तो जज साहब 2014-15 से ही पीटीआई के चेयरमैन की तस्दीक कर रहे हैं। बड़े वल्गर से पोस्ट उन्होंने लगाए हुए हैं, बड़े ही हद का मेज पोस्ट थी। और ये जजेस का कंडक्ट है, ये मिसकंडक्ट है, ग्लेरिंग मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द जज। तो अगर हमें उस दिन इनका पता होता तो जरूर हम उनको ये बताते कि ये आप जज हैं या आप एक फरीक बने हुए हैं। तो जब ये चीजें सामने आई, इस पे हमारी मीटिंग हुई और हमने डिसाइड किया है कि हम इस जज साहब के खिलाफ तमाम कानूनी जो हमें रेमेडीज अवेलेबल हैं, जिसमें एक रेमेडी इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का है, एक रेमेडी जो है इसके पोस्ट को जो है हम FIA को जो है कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है इसके तहत इसको एग्जामिन करें कि आया, चूंकि सेक्शन 20 के तहत तस्दीक जो है एक ऑफेंस है। जज साहब जो है कल भी और वो उस मुकदमे में बैठे, आज भी बैठे हुए थे। जब ये चीजें उसकी मंजर-ए-आम पे आई, उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल डटा हुआ है और हद कर रहा है। मंडे को हियरिंग है, अगर चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके सामने ये केस लगा हुआ है मंडे को, अगर वो इस प्रोसेस को रोकते नहीं है तो फिर हम जाएंगे और ये सारी वीडियोस और ये सारी चीजें उन्हीं के सामने रखेंगे कि अब आप बताएं आप किस तरह इस केस में मुंसिफ के तौर पे बैठ सकते हैं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में ये मुसल्लमा कानून है कि जहां पे तासुब इस लेवल का हो, जिस तरह के इसका
खुल के बोल रहा है कि ये मुतासिब जज हैं, तो वो कतईन वो डिस्क्वालीफाई होता है टू बी ए जज इन अ केस वेयर ही हैज डेवलप्ड सम लेवल ऑफ बायस और प्रेजुडिस। तो इंशाल्लाह ये मंडे तक ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, दो बस आखिरी सवाल हैं, क्योंकि आपका स्पेस पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, ट्विटर स्पेस पे हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिलेड हैं अपने शो में। एक तो सवाल ये है कि जो खान साहब पर 44 और मुकदमे हो गए, 180 के करीब मुकदमात हैं, खान साहब ने इसका इजहार भी 2-3 दिन पहले किया कि मुझे नहीं लगता एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं शायद इन मुकदमात में नहीं जा सकूंगा, तो एक नहीं तो किसी और में या किसी और में कोई ना कोई एक वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मरवत साहब, कानूनी तौर पर हम कानून को नहीं जानते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें ये लगता है ये तमाम के तमाम केसेस बोगस हैं, ये बेबुनियाद और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, सियासी बुनियादों पर केसेस किए गए हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये सारे के सारे केसेस कोई ऐसा हो कि इनको इकट्ठा किया जाए, एक तरह सुना जाए, जिसकी रिक्वेस्ट भी की थी कि क्लब कर दिए जाए तमाम केसेस, और तमाम केसेस या तो उन पर सुनवाई हो और या वो डिसमिस हो? कोई ऐसा चांस कभी बन सकता है कानूनी तौर पर? जी, दो चीजें हो सकती हैं कानूनन। पंजाब में जितने केसेस हैं दहशतगर्दी के, तमाम केसेस एक अदालत को तफवीज हो सकते हैं, और जितने बकाया तमाम मुकदमात जो हैं, जितने अजला में हैं और जितने तानाजात में हैं, वो एक दूसरे जज को तफवीज हो सकते हैं। ये कानूनन मुमकिन है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी तमाम केसेस वैसे पहले से ही एक ATC जज साहब के पास है, लेकिन जो सीशन मुकदमात हैं वो एक जज साहब को तफवीज हो सकते हैं। इस पे जो है हम अनकरीब फैसला करने वाले हैं, और हम ये जरूर चाहेंगे कि ये मुकदमात जो है, और ये कानून का तकाजा है कि जहां पे इतने सारे केसेस किसी एक शख्स के खिलाफ हो, तो ये एक ही जज सुनेगा, और ताकि उसको इनकन्वीनियंस जो काज हो रही है, जो उन बेसिकली मुकदमात के इंदराज का इनका मकसद ये नहीं है कि खान को इन मुकदमों में सजा दिलाए, ये सारे बोगस मुकदमे हैं। कोई एक मुकदमे में कोई शहादत नहीं है। खान साहब 9 मई को गिरफ्तार होते हैं, ज्यादती उसके साथ होती है, अगवा वो होते हैं, और उल्टा कहते हैं ना चोर डांटे कोतवाल को, मुकदमे भी उसी पे दर्ज हो रहे हैं कि जी आपकी ही मां थी, और ये फर्जी बोगस शहादत ढूंढ रहे हैं। जो PTI की लीडरशिप अंदर हैं जेलों में, उनके पास जाते हैं ये लोग कि जी आप जाएं 164 का बयान करें मजिस्ट्रेट के सामने कि जी खान साहब ने 7 मई को और 8 मई को मीटिंग्स बुलाई थी, जिसमें बुशरा बीबी भी थी, हसन नियाजी भी था, और खान साहब थे, और PTI के फला फला लीडर थे, और उन्होंने डिसाइड किया, खान ने बताया कि जब 9 मई को मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आप लोगों ने ये इन जगहों पे हमले करने। इनके पास कोई और शहादत तो ये नहीं, तो अब ये उन लोगों की मजबूरी का, इन लोगों की नजरबंदी का ये फायदा उठा रहे हैं। 9 मई का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या 66 दिन गुजरने के बावजूद भी इनके पास कोई सबूत नहीं है? कोई सबूत अगर होता तो ये अभी तक खामोश बैठे होते, मंदरियाम पे न लाए होते। कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। ये मिलिट्री कोर्ट का शोशा भी इन्होंने खान साहब के लिए जाल बिछाने के लिए छोड़ा था। अब जब इनको कोई शहादत नहीं मिली है, इस सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है अब लग चुका है और टेकअप होगा, मुझे कभी इम्कान है कि अब ये मिलिट्री कोर्ट की जो इनका जो स्टांस है, अब उसकी जरूरत भी इनको नहीं रही है, क्योंकि इनको एविडेंस मिली ही नहीं। एविडेंस इनको पता था कि नहीं है। बेसिकली इनका ख्याल ये था कि हम मैनेज कर लेंगे। खान साहब ने खूब कहा कि आपने क्या चीजें मैनेज की, चंद लोगों को थोड़ा, आप समझते हैं आपने PTI तोड़ी। 9 मई का जो वाकया है, बेसिकली ज्यादती इन्होंने PTI के साथ की, जुल्म खान साहब के साथ किया। मैं उस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद था। जिस अंदाज में उस पे रियासती इदारों ने अटैक किया, जिस ग्रेसफुली पहले वो वीडियो चोरी की, जिस वीडियो में नजर आ रहा था कि खान साहब को गिरफ्तार करते वक्त इन्होंने बालों से खींचा था, इसको लातें मारी थी, उनको कुर्सी पे गिराया था, इसकी कंपटी में मार के जख्म आया था जब। और ये वीडियो अगर मंजर-ए-आम पे आ जाती तो पूरा पाकिस्तान जो है वो आग बगला हुआ था, इसलिए वो वीडियो इन्होंने चोरी की। लिहाजा ये सारी चीजें करके फिर डटाई से उनको अगवा किया। मैं अगले दिन खान साहब से पुलिस लाइन में मिला, अदालत उन्होंने पुलिस लाइन में लगा दी, जो पाकिस्तान में कभी तारीख में नहीं हुआ है। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस नजरबंदी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। तो लिहाजा किया दर भी इनका था। खान साहब को, ये PTI को पता था, आपने हमें बताया था कि आपने खान के साथ इस तरह का रवैया रखना है, आपने उनको गिरफ्तार करके अगवा करना है, आपने रेंजर को इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें इन्होंने खुद की और पूरी कौम को इन्होंने मुस्तहिल किया। और यही लोग ये चाहते थे कि ये ड्रामा रचाएं ताकि इनको कोई जवाब मिले, क्योंकि और तो PTI को खराब करने या PTI को जो है मजबूर करने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था।
मरवत साहब आपकी शायद कॉल आ रही है, आपकी फिर आवाज कट रही है, आपकी बात बहुत कम होगी। यही करते हैं कि जी, और 9 मई की कीमत भी हमें अदा करनी पड़ी। शोहदा जो हैं पीटीआई के हैं, 50 के लोग जख्मी हैं, जिनको गोली लगी है, और आज तक जो है कारोबार बंद है, वर्कर नजर बंद है, कोई। अच्छा, मेरा बस एक छोटा सा सवाल ही है और उसके बाद मेरा आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि मई 9 जो है वो एक फॉल्स फ्लैग है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। इट इज एब्सोल्युटली अ फॉल्स। आखिरी सवाल है और वो सियासी सवाल है, आपने असद उमर साहब के हक में बात की, कुछ लोग हैं जो असद उमर साहब को कुछ और बातें करते हैं, आपने कुछ और बात की, हम किसी का इस वक्त नाम नहीं लेते, पार्टी के अंदर ही मौजूद है, आपने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने कोई मना नहीं किया कि उसके हक में या खिलाफ बात करते, मैं असद उमर के साथ हूँ और मेरी असद उमर के साथ, जो भी आपने उनके हक में बात की, देखिए थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, उनके बारे में कि जाहिर है वो ही स्टिल अ पार्ट ऑफ द पार्टी, आई मीन उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, तो आखिर ये क्या वजह हुई जो आपने असद उमर के हक में जो इस तरह की बातें की, और ये थोड़ा सा और विद इन द पार्टी एक जो भी वो चीज है वो हम सब जानते हैं। देखिए, जो लोग चले गए या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, इसमें हर एक का अपना एक मेयार था। परवेज खट्टक चला भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और आगे से जो है अब खान साहब को भी चैलेंज कर रहे हैं, जबकि ये पीटीआई और खान साहब इसके मोहसिन थे। हमारे पश्तूनों में कभी इस तरह नहीं होते हैं कि हम अपने मोहसिन, ठीक है हमारी नाराजगी हो गई है, चादर उठा के चल देते हैं, आगे जो है पीछे नहीं देखते हैं, न कभी बात करते हैं। वो हजरत इसी पे जो है तुल गए कि बेने खान को भी चैलेंज करना है, और ये खान पे इल्जामात लगा रहा है। ये पश्तूनों का जो है ये तौर तरीका नहीं है जो परवेज खट्टक ने अपनाया। जहां तक असद उमर साहब का ताल्लुक है, असद उमर साहब ने कमजोरी दिखाई जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, और इब्तदाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे उन्होंने वर्कर्स का हौसला जो है वो कमजोर किया। उन्होंने एक गलती की, एडमिटेड है। असद उमर साहब के साथ हमने काम किया, जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, हम उनको अदालतों में रिप्रेजेंट करते थे, वकील थे हम उनके। अब जब ये वाकयात हुई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कमजोरी दिखा दी। ऑल ऑफ सडन एक ग्रेसफुल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक शरीफ आदमी है, और एक इंतहाई ईमानदार आदमी है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाजिमन हम सबको दुख हुआ, और पीटीआई को, लेकिन खान साहब को बहुत शदीद दुख पहुंचा, क्योंकि खान साहब ने तो असद उमर की जो है बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद जो है फासले हमारे दरमियान आए, लेकिन असद उमर बेचारा जो था, उसको जो भी वादे वईद किए गए थे कि जी हम आपके साथ कोई नेकी करेंगे, वो कोई नेकी इसके साथ नहीं हुई। वो मुसलसल भागता फिर रहा है अदालतों में मुल्जिम के तौर पे, और हम देखते हैं ना कि किसके साथ बाद में कोई फेवर हो रहे हैं और किसके साथ नहीं हो रहे हैं। इसके साथ कोई फेवर नहीं हुआ है। तो जब ये भागता फिर रहा था, वकला जो हैं उन्होंने हाथ खींच लिए थे पीटीआई की वजह से, क्योंकि मैं हैसियत जनरल सेक्रेटरी और काफी जमाने से इनको हम जानते हैं कि इज्जत तकरीम है, तो मेरा ख्याल ये था कि अगर खान साहब मना करेंगे तो हम हाथ खींच लेंगे, लेकिन अगर नहीं मना करेंगे तो शायद मौकिल है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी उस दिन भी इसकी बेल खारिज हुई, मैं इनका वकील था, और खारिज होके इन्होंने भाग के जान बचाई। फिर अभी कल ही हाई कोर्ट में वही बेल जो है इनकी कंफर्म हुई। तो असद उमर को कोई फेवर नहीं मिला है, शायद उसके साथ धोखा किया गया, या फिर वो उनके बकाया तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा है। उनसे शायद ये तवक्को थी कि असद उमर जो है। अब स्पेस में आपका लोग इंतजार करें, तो हम चाहते हैं कि आप स्पेस को ज्वाइन करें राइट आफ्टर द क्लोजिंग स्टेटमेंट। शेर अफजल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा एक जबरदस्त किस्म का और बड़े जानदार तरीके से आपने सवालात के जवाब दिए। मैंने कुछ मुश्किल ऐसे भी सवाल थे जिस पर लोग आजकल बात नहीं करना चाहते। शेर अफजल साहब ने बड़ा खुले अल्फाज में और वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि May 9th was a false flag. It was absolutely a false flag. इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, आप जिसको दिल करे आप गद्दार डिक्लेयर कर दें, जिसको दिल करे आप उस पर दस्ते शफकत रख दें, जिसके साथ आप दिल करे आप उस पर 180 मुकदमात करवा दें, बोगस और झूठे मुकदमात। बात यह है कि लोग मान नहीं रहे हैं और लोग मानेंगे नहीं। अब यही बात हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान बार बार ये बात समझा रहा है, आप ताकत के जोर पर, ताकत का इस्तेमाल करके चीजों को तो कर सकते हैं, वक्ती तौर पर अपनी तरफ जो है वो चीजों को लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल सबसे ज्यादा मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि खौफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक दिन खत्म हो जाता है। और तारीख का सबसे बड़ा जुल्म ये है
کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کرے گی اور یہ ملک صحیح راستے پر چلے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.